गुड इवनिंग सभी लोगों को रिजल्ट विथ रुद्रा सर चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। चलिए, आज डे 1 है फिजिक्स का। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको हम परिचय दे देते हैं कि क्या क्या चीज़ यहाँ पर चलने वाली है, क्या क्या तैयारी होने वाली है। तो मैं बता दूँ आपको कि जो तैयारी होने वाली है वो क्या क्या है। तो कुल हम कोशिश करेंगे कि आपका एटलीस्ट जो है आपका एटलीस्ट जो है आपका 45 से लेकर 50 डेज का क्लास चला है। ये क्लास जो है पूरे यूट्यूब पर आपको फ्री में मिलेंगे। हाँ, आपको इसका कंटेंट जो है PDF जो है वो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप। तो व्हाट्सएप नंबर आप लोग सभी जान ही रहे हैं, 7903177734। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देंगे, आपका जो है नंबर जुट जाएगा। इस नंबर पे वही मैसेज करेंगे जो ऑफलाइन क्लास में नहीं पढ़ते हैं। फिजिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम, तो फिजिक्स में जो है बता देते हैं आपको। फिजिक्स में स्टार्ट करेंगे हम पूरा आपको 1 से लेके 15 चैप्टर तक। ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे होगी, तो आपको एकदम बेसिक से होगा, एक एक चीज़ों को समझाया जाएगा। फिर इसका PYQ होगा, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होगा। ये मेरा दावा है, प्रॉमिस है। इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट करके और लिख सकते हैं, लगा सकते हैं, रख सकते हैं। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका फालतू नहीं आएगा, फालतू नहीं, एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं। ठीक है, तो देर न करते हुए हम जो है आपको आज का क्लास में जो है पहले चैप्टर का यानी 1 और 2 चैप्टर का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का थ्योरी जो है देने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव का थ्योरी देंगे, फिर इसका जो है PYQ आप खुद ब खुद करेंगे और हम बताएंगे आपको कि क्वेश्चन आता कहाँ से है। ये चीज़ें हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो देर न करते हुए हम डायरेक्ट जो है टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है, क्या खुल रहा है भाई? क्या खुल गया? तो इसको क्लीन मार के फिर से आते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा कि थोड़ा सा हम फास्ट पढ़ेंगे, तो आप लोग जो है कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा समझने की प्रैक्टिस कीजिएगा। समझ नहीं है तो थोड़ा बैक करके देख लेना है, क्योंकि अब आप समझ ही रहे हैं पूरा 365 दिन का क्लास जो आपका है वो आपको हम 45 से 50 डेज में कराने वाले हैं। देखिए, कोई भी परमाणु जो है, दुनिया का समस्त वस्तु या परमाणु में 3 मौलिक कण होते हैं। कितने कण? 3। उस तीनों का नाम याद रखना है। एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, व्हाइट से लिखे क्या? व्हाइट से लिखे, व्हाइट से लिखते हैं। चल ठीक है, अच्छा व्हाइट ही है तो फिर व्हाइट से लिखेंगे तो दिखेगा भी नहीं ना। काम करते हैं, किससे लिख दें? येलो से लिखें। चलिए येलो से लिखते हैं। देखिए, मौलिक कण कितने होते हैं? 3। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। 3 मौलिक कण होते हैं। मौलिक कण कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन को किससे शुद्ध करते हैं? ई से, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से। ठीक है, ये बात सभी लोग को मालूम है। चलिए भाई साहब, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? तो माइनस आवेश होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे कितना होते हैं? तो उतना ही होता है आवेश, लेकिन बस नेचर उल्टा होता है, मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है तो इसमें प्लस होता है। और न्यूट्रॉन पे आवेश कितने होते हैं? तो शून्य होते हैं। ठीक है, फिजिक्स में याद रखिएगा कि 4 ऐसे कण हैं, 4 ऐसे कण हैं जो मतलब जिस पर आवेश नहीं होता है। कौन कौन से भाई साहब? तो एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है। ठीक है, एक होता है फोटोन, फोटोन पे आवेश नहीं होता है। एक होता है आपका फोटोन, न्यूट्रॉन, एक होता है एक्सरे, गामा, एक गामा होता है और एक्सरे होते हैं। ये 4 ऐसे कण हैं। ठीक है, ये 4 ऐसे कण हैं जो उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं? उदासीन, याद रखिएगा। ठीक है, आवेश रहित होते हैं। चलिए, तो आवेश याद हो गया। चलिए द्रव्यमान पे चलते हैं। सबसे कम द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का, कम। ठीक है, और सबसे अधिक होता है न्यूट्रॉन का। सबसे अधिक किसका होता है? न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का कितना होता है? 1.674। देखिए, इलेक्ट्रॉन का होता है 1.672 और इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन का। इसलिए हम बोलते हैं गुने 10⁻27 kg, यहाँ पर भी 10⁻27 kg, यहाँ होता है 10⁻31 kg। इसलिए हम बोलते हैं कि न्यूट्रॉन सबसे भारी है और इलेक्ट्रॉन सबसे क्या है? हल्का है। इलेक्ट्रॉन सबसे क्या है? सबसे हल्का है और न्यूट्रॉन सबसे क्या है? भारी है। चलिए यहाँ तक समझ में आया? मौलिक कण कितने होते हैं? 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आवेश कितना होता है ये याद रखिए, और द्रव्यमान कितना होता है ये याद रखिए। चलिए आगे बढ़े। ठीक, चलिए मौलिक कण कितने होते हैं? 3 होते हैं भाई साहब। कितने होते हैं? 3। मौलिक कण कितने होते हैं? 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कितने होते हैं? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित मौलिक कण है। क्वेश्चन पूछेगा ऋण आवेशित मौलिक कण कौन है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कौन सा ऑप्शन मारेंगे? इलेक्ट्रॉन। धन आवेशित कण, धन आवेशित मौलिक कण कौन है? तो साहब धन आवेशित मौलिक कण है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन उदासीन मौलिक कण है। उदासीन मौलिक कण कौन है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में तो न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन सबसे बड़ा, आकृति में, आकार में सबसे बड़ा होता है और वजन में सबसे क्या होता है? हल्का होता है। न्यूट्रॉन क्या है? तो न्यूट्रॉन सबसे भारी मौलिक कण है। न्यूट्रॉन, क्वेश्चन पूछेगा सबसे भारी मौलिक कण कौन है? न्यूट्रॉन। आकार में सबसे बड़ा मौलिक कण कौन है? इलेक्ट्रॉन। सबसे हल्का मौलिक कण कौन है? इलेक्ट्रॉन। आवेश की उत्पत्ति, किस मौलिक कण के कारण आवेश किसी वस्तु पर उत्पन्न होता है? ठीक है, तो उसका मुख्य कारण क्या होगा? कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। धन आवेशित वस्तुओं में, कौन सी वस्तु में? धन आवेशित वस्तु में। कौन सी वस्तु में? धन आवेशित। ठीक है, धन आवेशित वस्तुओं में। ठीक है ना, धन आवेशित वस्तुओं में। ठीक है, अच्छा चलिए देखिए, धन आवेशित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। याद रखना है, धन आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ऋण आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? तो वृद्धि हो जाएगी। धन आवेशित में वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये 5 कूलम रखा हुआ है अपने पास, ठीक है, और ये भी 5 कूलम है, दोनों के पास इक्वल है। ये इसको दे दिया, ये इसको दे दिया, तो भाई साहब जब इसको ये दे दिया तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी हो गई। क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की तो कमी हो गई। जैसे देखिए, इसमें 5 प्रोटॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, प्रोटॉन तो जाता नहीं है, सॉरी -5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो प्रोटॉन तो जाता नहीं है तो इलेक्ट्रॉन चल गए, तो ये इसको दे दिया 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4 इलेक्ट्रॉन बचे। प्रोटॉन कितना बचा? 5। इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 4। ठीक है, अब इसके पास कुल वैल्यू कितनी है? 1। पहले वैल्यू कितनी थी? 0। अब वैल्यू कितनी है? 1। तो इसमें बताइए ये पहले से धन हुआ कि ऋण हुआ? तो धन आवेश है, तो धन आवेश वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। धन आवेशित वस्तु में द्रव्यमान की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है।
ठीक है। धन आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन तो अपने द्रव्यमान भी ना साथ लेके जाएगा, तो द्रव्यमान की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, आपने पैसा कर्ज दे दिया, पैसा जब कर्ज दे दिया तो आपके पास पैसों की कमी हो गई, और जब पैसा की कमी हो गई तो जो इंसान आपके फैमिली से पैसा लेके भागा निकला तो आपके घर का वजन भी तो कम हुआ। वही ज़्यादा बात है यहाँ पर। ऋण आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन एवं द्रव्यमान दोनों की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की भी वृद्धि होगी और द्रव्यमान की वृद्धि होगी। चलिए आगे देखिए, आगे देखेंगे आप। ठीक है, आवेशित वस्तु में एक क्वेश्चन आएगा, आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी या वृद्धि। आवेशित वस्तु में तो धन आवेशित कहेगा, धन आवेशित कहेगा तो द्रव्यमान की कमी, धन आवेशित कहेगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी, ऋण आवेशित कहेगा तो इलेक्ट्रॉन की भी, ऋण आवेशित कहेगा तो इलेक्ट्रॉन की भी और द्रव्यमान की भी वृद्धि होगी। लेकिन अगर आवेशित कह दे, क्या कह दे, आवेशित, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी भी होगी और वृद्धि भी हो सकती है, क्योंकि धन और ऋण कन्फर्म नहीं किया ना, कन्फर्म नहीं किया, क्योंकि धन में कमी होती है, ऋण में क्या होता है, ऋण में वृद्धि होता है, लेकिन यहाँ कन्फर्म नहीं कर रहा, तो यहाँ पर कमी और वृद्धि दोनों हो सकती है। आवेशित वस्तु में द्रव्यमान की कमी या वृद्धि हो सकती है। ठीक है, यही चीज़ है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो सकती है या वृद्धि हो सकती है, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो सकती है, वृद्धि हो सकती है, तो द्रव्यमान भी कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, चलिए अब यहाँ से सवाल। ठीक है, नोट याद रहेगा, 10 याद रखना है, वहीं से सवाल आएंगे। क्वेश्चन आएगा कि धन आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी। धन में कमी होता है, याद रखिए, उल्टा होता है, धन में कमी, ऋण में वृद्धि, इलेक्ट्रॉन की भी वृद्धि, उसकी द्रव्यमान की भी वृद्धि। ठीक है, और अगर पूछ दे आपसे कि आवेशित में क्या होता है, तो भाई आवेशित में तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, क्योंकि कन्फर्म नहीं किया ना धन की ऋण। ठीक है, चलिए विद्युत आवेश। ठीक है, यहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव में तैयारी कराएंगे, आपका 2 नंबर के लिए अलग तैयारी कराएंगे। ठीक है, तो देखिए पूछेगा कि विद्युत आवेश का विद्युत आवेश कैसी राशि है, तो अदिश राशि है, बिल्कुल इजी याद रखिएगा। SI मात्रा कितना होता है, तो एम्पियर सेकेंड, क्योंकि आवेश बराबर होता है IT। क्या होता है, IT। I का हो गया एम्पियर और T का क्या हो गया, सेकेंड हो गया, क्या हो गया, सेकेंड। और यहाँ से एक सवाल पूछ लेगा आपसे कि एम्पियर घंटा, एम्पियर घंटा, एम्पियर इंटू घंटा किसका, एम्पियर इंटू घंटा, एम्पियर इंटू घंटा किसका मात्रक है, तो एम्पियर इंटू सेकेंड आवेश का है, तो एम्पियर इंटू घंटा भी किसका होगा, किसका होगा। एम्पियर को हम एम्पियर लिख दिए, घंटा को लिख दिए 3600 सेकेंड, है समझ में। अब 3600 एम्पियर सेकेंड हो जाएगा, तो ये किसका मात्रक हो जाएगा, आवेश का। ठीक है, ऐसे आवेश एम्पियर इंटू सेकेंड को क्या कहते हैं, कूलाम कहते हैं, और आवेश का ऐसी मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, आवेश का ऐसी मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। कूलाम बराबर क्या होता है, तो एम्पियर इंटू सेकेंड होते हैं। इसकी विमा क्या होती है, IT होता है या AT होता है। ठीक है, करंट का I हो गया और समय का T हो गया। करंट को A से भी दिखाते हैं और T से भी दिखाते हैं, तो IT या फिर क्या हो गया, AT हो गया। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ से एक सवाल आएगा आपको। ठीक है, जो बता रहे हैं उसको कंफर्म कीजिए, फालतू सवाल इस बोर्ड से कहीं नहीं जाने वाले हैं। देखिए विद्युत अस्थितिकी, जिसको हम लोग EOC बोलते हैं, ऐसा तो विद्युत आवेश का ऐसे ही मात्रक कूलम हो गया, एम्पियर इंटू सेकेंड भी हो गया। अन्य मात्रक देखिए, ठीक है, एक होता है ESU, विद्युत आवेश का ESU भी मात्रक है, और ये कौन सा मात्रक है भाई साहब, CGS मात्रक है। कौन सा मात्रक है, CGS, याद रखिएगा CGS मात्रक है। SI मात्रक क्या है, SI मात्रक कूलम है। एक कूलम में 3 × 10 के पावर -19 सॉरी 3 × 10 के पावर 9 ESU होता है, याद रखना है। एक कूलम में कितने ESU होते हैं, 3 × 10 के पावर 9। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसको हम लोग स्टेट कूलम भी बोलते हैं। किसको स्टेट कूलम बोलते हैं, तो ESU को, ESU को क्या बोलते हैं, स्टेट कूलम बोलते हैं। और एक स्टेट कूलम में होता है 1/3 × 10 के पावर 9 कूलम, क्योंकि यहाँ से जो है हम यहाँ से एक ESU को छोड़ दिए तो ये बटा में चल गया, तो एक कूलम बटा में 3 × 10 के पावर 9 कूलम हो गया। बोले कोई दिक्कत। चलिए विद्युत चुंबकीय इकाई, इसका एक और मात्रक होता है, किसका, विद्युत आवेश का, वो मात्रक क्या होता है, तो EMU होते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसको EMU बोलते हैं। EMU को ही हम AB कूलम कहते हैं, यानी एक कूलम में एक AB कूलम होता है। तो एक AB कूलम में कितने स्टेट कूलम, कमेंट बताएंगे आप।
1 कूलाम में 1 AB कूलाम, ठीक है, 1 AB कूलाम होता है। तो कमेंट करके आप बताएंगे सभी लोग कि 1 AB में कितने ESU हो जाएगा, कितने ESU हो जाएगा, और 1 कूलाम में कितने ESU होते हैं, तो 3 × 10⁻9 ESU होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब देखिए, यहां से याद रखिए आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, फैराडे। क्या है, फैराडे। और फैराड किसका मात्रक है, फैराड, फैराड धारिता का, याद रखना है, धारिता का मात्रक क्या है, फैराड। और फैराडे किसका मात्रक है, तो आवेश का, और सबसे बड़ा मात्रक है। एक फैराडे में कितना कूलाम होता है, 96,500 कूलाम होते हैं, याद रखना है, 96,500। ये भी याद रखना है। फ्रैंकलिन किसका मात्रक है, फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन मात्रक है आवेश का। एक फ्रैंकलिन में कितना ESU होते हैं, 1 ESU होते हैं, तो 1 कूलाम में कितना फ्रैंकलिन होता है, 3 × 10⁻9 फ्रैंकलिन होता है, ठीक है। किसी को दुख तकलीफ है, नहीं, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, मन लग रहा है, मन नहीं खेलागत। चलिए आगे देखिए, चलिए यहां से देखिए, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, ठीक है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश, ठीक है। आवेश के कितने प्रकार होते हैं, 2, धन ऋण, धन ऋण, धन ऋण। चलिए, सजातीय में विकर्षण होता है और विजातीय में आकर्षण होता है। सजातीय में विकर्षण होता है और विजातीय में आकर्षण होता है। जाति जाति से परेशान है, लोहा लोहा को काटता है, सभी लोगों को मालूम है। तो सजातीय में विकर्षण होता है, कोई नहीं चाहता मेरा जाति आगे बढ़े, सजातीय में विकर्षण होता है। और विजातीय में आकर्षण होता है, ठीक है। विजातीय में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो प्लस प्लस में विकर्षण होता है, प्लस प्लस में क्या होता है, विकर्षण, ठीक है। माइनस माइनस में क्या होता है, विकर्षण, क्योंकि दोनों सजातीय है। और प्लस माइनस में क्या होता है, आकर्षण, ठीक है। प्लस माइनस में क्या होता है, आकर्षण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे, ठीक है। अपनी ख्याल रखिए, दुनिया तो ऐसे भी बदनाम करने के लिए बनी है। देखिए अब यहाँ से याद रखिएगा, विद्युत आवेश कैसे होते हैं, तो क्वांटीकृत होते हैं। कैसे होते हैं, क्वांटीकृत। क्वांटीकृत का मतलब हम जब भी इलेक्ट्रॉन को देंगे, 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, तोड़ के नहीं देंगे, आधा नहीं देंगे। भाई आधा गिलास पानी पिला तो नहीं पिला सकते, पानी पिला देंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं पिला सकते हैं। चलिए, किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश कितना होता है, न्यूनतम आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ठीक है। और किसी भी चीज़ को आवेशित करने के लिए अब न्यूनतम कितना आवेश देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन देंगे। कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन में होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। चलिए यहाँ याद रखिएगा, किसी विलय निकाय के लिए आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर, किसी विलय निकाय के लिए आवेश क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। क्या रहता है, सुरक्षित। ऑप्शन रहेगा सुरक्षित, असुरक्षित रहेगा एकदम। इस चीज़ को एनडीए में इस बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2025 में ये सवाल पूछा हुआ है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। देखिए अब यहाँ से याद रखना है, ठीक है। Q बराबर होता है एनी, Q बराबर क्या होता है, एनी। तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E। इससे क्या होगा सर, तो हम निकाल देंगे, ठीक है ना। अगर N की संख्या 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, ठीक है ना, पूर्ण संख्या में आ जाए, तो आवेश संभव है, आवेश संभव है, आवेश क्या है, संभव है, ठीक है। गुरुजी थोड़ा सा बता दीजिए ना, समझ में नहीं आ रहा है। जैसे देखिए सवाल पूछेगा 3.2 × 10⁻19 कूलाम, क्या ये आवेश संभव है, ये आवेश संभव है, बिल्कुल संभव है। कैसे निकालेंगे सर, इसमें 1.6 × 10⁻19 से भाग दे देंगे, ठीक है। अगर संख्या आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। भाग देंगे, ये दोनों कट गए, ये भाग देंगे, 2 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 आ गया ना, संभव है। अगर यही रहता 2.4 × 10⁻19, क्या संभव है, बिल्कुल संभव नहीं है। क्यों, भाग देंगे 1.6 × 10⁻19 से, ठीक है, कट गया।
आप 2.4 को ये 16 जो है 1.6 जो है वो नहीं कटा पाएगा, दशमलव में कटाएगा, ठीक है ना, तो ये संभव नहीं है। आया समझ में? चलिए, किसी वस्तु को दिया गया न्यूनतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, पीछे पढ़ा दिए। यहाँ याद रखिएगा, किसी वस्तु पर 1 कूलाम आवेश देने के लिए उसको कितना इलेक्ट्रॉन देना होगा? बहुत बार सवाल पूछ चुका है, 6.25 गुने 10 के पावर 18, ठीक है, याद रखना है एकदम। चलिए आगे बढ़े, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाँ ये चीज़ याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? आवेश बटा द्रव्यमान, ठीक है। विशिष्ट आवेश निकालना होगा तो क्या निकालेंगे? आवेश बटा द्रव्यमान। और इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? एकदम इस चीज़ को याद रखिए, 1.8 गुने 10 के पावर 11 कूलाम प्रति केजी होता है। कैसे निकाले हैं सर? यहाँ पर है मेरे गुरुजी, कैसे निकाले हैं? चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक। अब याद रखिए, एप्सिलॉन नॉट की मात्रा कितनी होती है? 8.85 गुने 10 के पावर -12, ठीक है, न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स टू कूलाम स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये मान याद रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट की मान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से याद रखना है, देखिए ये चीज़ याद रखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। पीछे एक और चीज़ आपको बताना भूल गया, हाँ, इसकी बीमा याद रखिए, एप्सिलॉन नॉट की बीमा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा याद रखिए, ठीक है, बीमा याद रखिए। एप्सिलॉन नॉट की बीमा कितनी होती है? न्यूटन का होता है mLT इनवर्स स्क्वायर, ठीक है, मीटर इनवर्स स्क्वायर कूलम 2, ठीक है। अब यहाँ से जो है आपका मीटर का, अच्छा मीटर का हो गया L, ठीक है। अब यहाँ से आप कट्टम कट्टम का खेल खेलेंगे, ये जो है प्लस में 1 है, ठीक है, और ये माइनस है, तो हो जाएगा m, ठीक है, L माइनस, ठीक है, T इनवर्स स्क्वायर और कूलम, ये हो जाएगा। अच्छा, कूलम का कितना होता है? कूलम का तो लिखे ही नहीं, कूलम का तो लिखे ही नहीं भाई साहब, क्या करते हैं आप, क्या करते हैं किसी गुरुजी, दिमाग कहाँ है आपका? यहीं है, चला देखिए, आई स्क्वायर टी स्क्वायर, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, इनवर्स 0, ये हो जाएगी। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? हो जाएगा? शक ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, गलत निकल गया है, गलत निकल गया है, सॉरी। देखिए, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब इसको निकालते हैं, देखिए कूलम स्क्वायर का हो गया आई स्क्वायर टी स्क्वायर, एन का हो गया mLT इनवर्स स्क्वायर और इसका हो गया एल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे हम, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये हो जाएगा mL के पावर में 4, ऊपर भेजते हैं सबको, m जाएगा इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। l नीचे 1 और 2 कितना हो गया? 3, ऊपर भी है तो नहीं, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा जी, तो -3, ठीक है। t ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो पावर में 4 और ये हो जाएगा आई स्क्वायर। अब ये सही है, बीमा याद में याद रखिए, बीमा एसआई मात्रक सब याद रखिए, बीमा एसआई मात्रक सारा याद रखिए, बीमा एसआई मात्रक सब याद रखिए। चलिए आगे बढ़े, ठीक, चलिए याद रखिए, हवा में निर्वात में कहे, ठीक है ना, निर्वात में कहे, निर्वात में कहे, ठीक है, निर्वात में कहे, वायु में कहे, मुक्त आकाश में कहे, एप्सिलॉन नॉट की मान कितनी होती है? 1 होती है, याद रखना है, 1 होती है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की मान कितनी होती है? ठीक है, 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। चलिए इसका बीमा भी याद रखेंगे आप, बीमा भी याद रखेंगे, ठीक है, बीमा भी याद रखेंगे, निकल जाएगा। बीमा निकालना आपका काम है, बीमा निकालना आपका काम है, थोड़ी सी काम आप भी कीजिए, ठीक है।
इप्सिलॉन बराबर होता है इप्सिलॉन नॉट बटा गुने में इप्सिलॉन आर। ये सवाल कई बार पूछ लिया है और यहाँ से पूछेगा इप्सिलॉन आर बराबर कितना होगा, तो इप्सिलॉन बटा में इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दोनों याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए क्लीन मारते। ओह चलिए, हवा में शून्य में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है, धातु के लिए इन्फिनिटी होता है, पानी के लिए भी होगा। ठीक है, याद रखिएगा एप्सिलॉन आर का मान जो है 1 से छोटा किसी में नहीं होता है। ठीक है, और अनंत से ज़्यादा किसी में नहीं होता है। जल के लिए याद रखिए, जल के लिए कितना होता है, जल के लिए कितना होता है 81 होता है। कितना होता है 81, 21 होते हैं। कितने होते हैं 21 याद रखिए। ठीक है, चलिए के का मात्रक और बीमा, तो यहाँ फिर से जो है के का मात्रक आ गया। ठीक है, के का मात्रक आ गया और के का बीमा आ गया। ठीक है, के का बीमा का मतलब 1/4 पाइप सैलड का बीमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, पढ़ के जाना ये सब, यही सब पढ़ के जाना है, यही सब पढ़ के जाना है। इसके अतिरिक्त कोई भी सवाल आपसे पेपर में नहीं छूटेगा। ठीक है, देखिए इप्सिलॉन नॉट की बीमा कितनी होती है, ये होती है। इप्सिलॉन नॉट का मात्रक कितना होता है, ये होता है। ठीक है, न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक है, और इप्सिलॉन नॉट का मात्रक एक और होता है फराड प्रति मीटर। कई बार पूछा है, ऑप्शन में भाई साहब नहीं है, ऑप्शन में ये वाला नहीं रहता है, ऑप्शन में ये नहीं रहता है। ठीक है, और ये रहता है फराड प्रति मीटर, तो ये टिक करके आएंगे आप। ठीक है, एकदम रट्टा मार लीजिए, एकदम याद कर लीजिए। ठीक है ना, एकदम डायरेक्ट सवाल यहाँ से उठेंगे, कोई नहीं रोकेगा, सवाल डायरेक्ट आएंगे। ठीक है, चलिए जो सवाल आने वाले होंगे, हाँ शून्य में लगने वाले विद्युतीय बल और माध्यम में लगने वाले विद्युतीय बल के अनुपात को क्या कहते हैं, माध्यम की विद्युतीयता कहते हैं, अपेक्षित विद्युतीयता कहते हैं। इप्सिलॉन आर बराबर होता है, इप्सिलॉन आर बराबर एफ नॉट एफ एम। याद रहेगा, कन्फर्म करेंगे सभी लोग, आएगी यहीं से सवाल आएगा। चलिए यहीं से सवाल आएगा, सवाल यहीं से आएगा। देखिए विद्युत बल कूलॉम बल क्या है, कूलॉम बल क्या है, केंद्रीय बल है। कौन सी बल है, केंद्रीय बल। दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल तीसरे आवेश पर निर्भर नहीं करता है, तीसरे आवेश पर निर्भर नहीं करता है। दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल आवेशों के बीच किन पर निर्भर नहीं करता है, दूरी पर, आवेश पर, माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, ऐसा तो दूरी पर भी निर्भर करता है, आवेश पर भी निर्भर करता है। यह कौन सा बल है, संरक्षी बल है। कौन सा बल है, संरक्षी बल। कितना बार पूछा जा चुका है, विद्युत बल कैसा बल है, संरक्षी बल है। ठीक है, चलिए याद रखना है रैखिक घनत्व बराबर कितना होता है, आवेश बटा लंबाई। रैखिक घनत्व आवेश को किससे सूत्र करते हैं, लेमडा से। लेमडा बराबर क्या होता है, क्यू बटा एल, और लेमडा का जो है मात्रा कितना होता है, तो क्यू का होता है कूलॉम और एल का हो गया मीटर, कूलॉम प्रति मीटर। देखिए लेमडा से सूचित करते हैं, किससे, लेमडा से। रैखिक आवेश घनत्व कैसे, मतलब कूलॉम प्रति मीटर, और बीमा हो गया एल इनवर्स आई टी। याद रखिए, एकदम पूछेगा पेपर में पूछेगा। ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्व याद रखिए सिग्मा से सूचित करते हैं, किससे, सिग्मा से। फार्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन ए। ऐसा ही मात्रा क्या होता है, कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर। बीमा कितना होता है, एल इनवर्स स्क्वायर एटी आई टी। ठीक है, कूलॉम का जो हो गया आई टी हो गया, मीटर स्क्वायर का एल इनवर्स ऊपर चल गया तो हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, आवेश का आयतन घनत्व किसे सूचित करते हैं, रो से। ठीक है, सही मात्रा क्या होता है, कूलॉम प्रति मीटर क्यूब। एकदम याद रखना है इसको, एल के पावर में 3 आई टी। याद रहेगा। देखिए रैखिक घनत्व का होता है एल इनवर्स आई टी। ठीक है, पृष्ठीय का एक पावर में और बढ़ा दीजिए, 2 कर दीजिए आई टी। ठीक है, और जब पूछेगा आयतन का तो एक और बढ़ा दीजिए आई टी। बस सिंपल सा है, रैखिक पृष्ठीय, ठीक है, और आयतनी आर एस भी। ठीक, आर एस भी रैखिक सरफेस वॉल्यूम, ऐसे रैखिक को लीनियर बोलते हैं, एल एस भी
एल एस भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल कहाँ से आएगा, यही तो रिवीजन करके जाना है। नेक्स्ट सवाल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। फॉर्मूला होता है E = F/Q, ठीक है। इसकी बीमा क्या होती है, इसकी बीमा याद रखिए, ml T−3 I−1। नोट, यहाँ से सवाल क्या आपसे E = F/Q होता है। विद्युत तीव्रता का इकाई मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर, और वोल्ट इंटू मीटर किसका होता है, विद्युत फ्लक्स का। विद्युत फ्लक्स का किसका होता है, विद्युत फ्लक्स का, याद रहेगा। चलिए F = Q × E, ठीक है। विद्युत बल बराबर आवेश में विद्युत तीव्रता, यहाँ से सवाल आएंगे, ठीक है। जो सवाल आएंगे वो हम आपको पढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट सवाल आएगा। यहाँ सवाल देखिए, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, एकदम याद रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर अगर बिंदु आवेश दिया, बिंदु आवेश, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अगर यहाँ कह दे विद्युत द्विध्रुव, क्या कह दे, विद्युत द्विध्रुव, एकदम क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। तो दूरी के वर्ग के जगह पर हम क्या कर देंगे, घन कर देंगे, याद रखिएगा। अगर ये होता है E समानुपाती 1/R3, ठीक है। किसके कारण, द्विध्रुव के कारण, किसके कारण, द्विध्रुव के कारण। और ये किसके कारण है, आवेश के कारण। सवाल यहाँ से आएंगे और आते हैं। धन आवेश के कारण विद्युत तीव्रता का दिशा रैखिक अपने से क्या होता है, दूर होता है। धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो कैसे होती है, रैखिक होती है और अपने से दूर होता है। दूर होगा तो क्या होगा, विकर्षण। क्यों विकर्षण होगा सर जी, तो धन आवेश के कारण, क्योंकि हम धन आवेश लिए हैं और एक चार्ज होता है धन आवेश जिसको हम बोलते हैं परीक्षण आवेश, दोनों में विकर्षण होगा, धक्का लगेगा, क्योंकि परीक्षण आवेश हमेशा पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव। ऋण आवेश के कारण, ऋण आवेश ले लिए और ये जो परीक्षण आवेश है वो धन आवेश हो गया, ये उसको क्या करेगा, आजा मेरे तरफ, अपने तरफ लाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे देखेंगे आप, देखिए विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है, धन आवेश से, और कहाँ प्रवेश करती है, ऋण आवेश में। यदि नज़दीक में ऋण आवेश नहीं हो तो कहाँ चली जाती है, अनंत पर चली जाती है। विद्युत क्षेत्रीय जो है रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती है, ऋण आवेश में प्रवेश करती है। यदि ऋण आवेश नहीं हो तो कहाँ चली जाती है, अनंत पर। ऑप्शन रहेगा कहाँ चली जाती है, अनंत पर, शून्य पर, इनमें से कोई नहीं, और भी अदर ऑप्शन, तो क्या टिक करेंगे, अनंत पर। ध्यान से याद रखिए, जब विद्युत बल रेखाएं सघन होती हैं, कैसी होती हैं, सघन, तो विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, शक्तिशाली होता है। कैसा होता है, शक्तिशाली होता है, ठीक है। एकदम पूरा का पूरा कॉपी में है, आपके कॉपी में है ये सारा चीज़, ठीक है ना, सारा का सारा चीज़ कॉपी में है। विद्युत बल रेखाएं विरल होती है, कैसी होती है, विरल, तो विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, कमजोर होता है। कैसा होता है, कमजोर। जब विद्युत बल रेखाएं समांतर होती है, क्या होती है, समांतर, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, समरूप होता है। क्या होता है, समरूप। जब सघन होती है तो शक्तिशाली होता है, जब सघन होती हैं, जब सघन होगी, ठीक है, तो शक्तिशाली होगा। तुम ही जो है पूरा का पूरा अपने दोस्तों को जुटा लिए हो तो शक्तिशाली हो ना, और अपने दोस्तों को एक यहाँ है, ठीक है, तो अब तो भाई साहब कमज़ोर पड़ गए, 4 ही लोग हैं, कमज़ोर पड़ गए, ठीक है। तो जब विरल होंगे तो कमज़ोर, और जब पास में रहेंगे, काफ़ी रहेंगे, सघन रहेंगे तो शक्तिशाली, और जब समांतर होंगे तो समरूप, एक जैसे होंगे। समांतर हैं, सब समांतर हैं तो सब एक जैसे ही तो दिख रहे हैं, समरूप होंगे। कैसे होंगे, समरूप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। देखिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, चलिए ये बातें तो बाद में करेंगे। विद्युत बल रेखाएं किसी खोखले चालक में कभी प्रवेश नहीं करते हैं। विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, किसी खोखले चालक में कभी प्रवेश नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए किसी खोखले चालक में विद्युत क्षेत्र कितना होता है, शून्य होता है। किसी खोखले चालक में, चालक के अंदर, किसी खोखले चालक के अंदर चालक में विद्युत क्षेत्र कितना होता है, शून्य होता है। ऑप्शन पूछेगा, देगा अनंत, कुछ वैल्यू दे देगा 100, ये कुछ वैल्यू ऐसे करके।
जब विद्युत बल रेखाएं किसी परावैद्युत माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या हो जाती हैं, नज़दीक आती हैं कि दूर दूर हो जाती हैं, दूर दूर हो जाती हैं। परावैद्युत माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होती है, कमज़ोर होती हैं। कैसी होती हैं, कमज़ोर होती हैं। चलिए, परावैद्युत के अंदर विद्युत बल रेखाओं में क्या होता है, विकर्षण होता है। क्या होता है, विकर्षण। ये सवाल आएंगे, वन लाइनर सारा का सारा आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, सारा का सारा वन लाइनर, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए, द्विध्रुव की लंबाई कैसी है, तो एक सदिश राशि है। इसकी दिशा धनावेश से किधर होती है, ऋणावेश की ओर, ठीक है। देखिए, विद्युत द्विध्रुव को किससे सूचित करते हैं, पी से या म्यू से, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव को पी से सूचित करते हैं। होता क्या है, क्यू इंटू टूएल, क्यू इंटू टूएल। ये कैसी राशि है, सदिश। याद रखिए, विद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है ऋणावेश से कैसी होती है, धनावेश, ऋणावेश से धनावेश, ऋणावेश से धनावेश, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, ठीक है। चलिए, माइनस से प्लस, ठीक है। ऐसे भी अगर आप भूल जाते हैं तो तरीका मेरा समझिए, तरीका समझिए मेरे भाई साहब, तरीका समझिए। देखिए, मेल जो होते हैं वो प्लस होते हैं, ठीक है, क्योंकि कमा के लाते हैं। फीमेल जो होती हैं वो क्या करती हैं, खर्च बस करती हैं, खर्च पे से ध्यान रखती हैं, ठीक है। कमा के लाइए, खर्च हम करेंगे, ठीक है। तो मेल जो है वो प्लस होते हैं, फीमेल को क्या होती है तो माइनस। ये खर्च पे ध्यान देते हैं, ये प्लस, ये जो है कमाने पे ध्यान देते हैं, ठीक है ना। और आपको मालूम है लेडीज़ फर्स्ट, लेडीज़ फर्स्ट, लेडीज़ फर्स्ट, तो फर्स्ट तो माइनस से किधर, प्लस की ओर। क्या गुरुजी ठीक बताएं, गजब, लाजवाब, माइनस से प्लस। चलिए, द्विध्रुव आघूर्ण का व्यवहारिक मात्रा क्या होता है, डेबाई होता है। और 1 कूलाम इंटू मीटर, 1 कूलाम इंटू मीटर में 3 गुने 10 के पावर 29 डेबाई होता है। कितना होता है, 29 डेबाई। याद रहेगा, एकदम याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क क्या है, बलाघूर्ण, बलाघूर्ण बराबर क्या होता है, पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई, ठीक है। और टॉर्क बराबर पी क्रॉस ई को हम बोल सकते हैं पी साइन थीटा। क्या बोलेंगे, पी साइन थीटा। अब यहाँ से सवाल सुनिए, जब विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के समांतर हो, ठीक है, तो द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। जब द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा की समांतर हो, इधर ही रख दिए हैं, इधर ही रख दिए हैं द्विध्रुव को, तो क्या होता है, टॉर्क का मान कितना आ जाता है, 0 डिग्री आ जाता है। कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो बलाघूर्ण कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। देखिए, पढ़ा चुके हैं क्लास में भी पढ़ाए हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, जब विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है तो इस पर लगने वाला बलाघूर्ण कितना होता है, महत्तम होता है, ठीक है। टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, बलाघूर्ण मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा का मान कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। 0 कब होता है, जब थीटा कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो बल की आघूर्ण कितना होगा, ठीक है। तो जब विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में हो तो द्विध्रुव पर क्या लगता है, केवल और केवल बलाघूर्ण लगता है, ठीक है। केवल और केवल क्या लगता है, बलाघूर्ण। जब विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में हो तो द्विध्रुव पर लगने वाला बल कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। जब बल आघूर्ण ही सिर्फ लगता है तो बल नहीं लगता है। बलाघूर्ण का मतलब होता है, ठीक है, ये बलाघूर्ण है, घूमना, बल इस दिशा में लग रहा है। बलाघूर्ण जो है वृत्तीय पति पर घूर्णन गति में घूम रहा है, ठीक है, घूर्णन गति में घूम रहा है तो बलाघूर्ण। और अगर हम इसको ऐसा इधर खींच रहे हैं, इसको इधर खींच रहे हैं तो बल लग रहा है। बल में रैखिक गति होती है और बलाघूर्ण में घूर्णन गति होता है। तो जब विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में होता है तो उस पर सिर्फ क्या लगता है, बलाघूर्ण, और बलाघूर्ण लगता है तो घूर्णन गति होता है। बल 0 लगता है तो रैखिक गति नहीं होता है, रैखिक गति नहीं होता है। जब विद्युत द्विध्रुव असमरूप विद्युत क्षेत्र में हो तो बल आघूर्ण 0 हो जाता है, सॉरी, जब विद्युत द्विध्रुव असमरूप विद्युत क्षेत्र में हो तो उस पर बल और बलाघूर्ण दोनों लगते हैं। क्या लगते हैं, दोनों। और जब दोनों लगेंगे तो बल लगेगा तो रैखिक गति भी होगा, रैखिक गति भी होगा, और बलाघूर्ण लगेंगे तो घूर्णन गति भी होते हैं। तो अगला वही है, जब द्विध्रुव को हम लोग असमरूप विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो रैखिक गति भी होती है और घूर्णन गति भी होती है। चलिए, टॉर्क बराबर होता है पी क्रॉस ई, और टॉर्क जो है हो जाता है पी साइन थीटा, पी साइन थीटा। समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र की दोनों की क्या होता है, लंबवत होता है। कैसे लंबवत होता है गुरुजी, तो आप पढ़े हैं, ए वेक्टर बराबर बी
वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और आपको मालूम है ए बी पर लंब है और ए सी पर लंब है, ठीक है। तो समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण द्विध्रुव पर भी और विद्युत क्षेत्र पर भी क्या है, लंबवत है। चलिए आगे देखिए, जब विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में हो तो उस पर केवल घूर्णन गति होती है, रैखिक गति नहीं होती है। चाहिए तो पढ़ा ही दिए। नेक्स्ट देखिए, हाँ अब यहाँ से याद रखिएगा, W बराबर होता है W, ठीक है। कार्य का फॉर्मूला कितने होते हैं, कार्य का इलेक्ट्रोस्टैटिक में आवेश के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र में जो किसी द्विध्रुव पर लगने वाला घुमाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, उसको घुमाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है जब समरूप क्षेत्र में रखते हैं तो कितना करना पड़ता है, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ठीक है। एक फार्मूला होता है W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा। ये फार्मूला कब लगाएंगे, जब थीटा का 2 थीटा दिया हो, कितने थीटा, 2 कोण दिया हो, 2 एंगल दिया हो। जब एक एंगल दिया हो तो ये लगाएंगे, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि अगर W वर्ग से पूछेगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में फार्मूला के लिए तो ये पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चलिए अब यहाँ से याद रखना है, यू स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है माइनस पी कॉस थीटा, और यू बराबर होते हैं माइनस पी डॉट ई। कितना होते हैं, माइनस पी डॉट ई। यहाँ से सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो तो स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है, न्यूनतम होता है। स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम कब होता है, जब थीटा का मान कितना डिग्री हो, 0 डिग्री, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में कब होगा, जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की क्या हो, दिशा में हो। विद्युत द्विध्रुव ये हो गया और विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गया माइनस से प्लस द्विध्रुव की दिशा, और विद्युत क्षेत्र की दिशा यही हो गया माइनस से प्लस की ओर, ठीक है। इस कंडीशन में स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है और द्विध्रुव क्या होता है, अस्थायी संतुलन में होता है, ठीक है। किसमें, अस्थायी संतुलन में। यू का मान मिनिमम होता है और अस्थायी में होता है। जब ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा, कि हम हो गया माइनस से प्लस द्विध्रुव हमारा हो गया, और विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गया प्लस से माइनस की ओर, ठीक है। जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो तो स्थितिज ऊर्जा का मान कितना हो जाता है, महत्तम होता है। कितना होता है, महत्तम। और अस्थायी संतुलन में रहता है। किस में रहता है, अस्थायी संतुलन में। कब, जब थीटा का मान 180 डिग्री हो तब। यू मैक्सिमम का मान कितना होता है, P, और यू मिनिमम का मान कितना होता है, माइनस P। याद रखिए, मिनिमम में माइनस होता है, मैक्सिमम में प्लस होता है। चलिए जल्दी जो है इसको ख़त्म करना है, ठीक है। कहाँ तक थे, चलिए यहाँ तक थे, हाँ माइनस P। चलिए अब ये बात याद रखिए, ये बातें याद रखना है। देखिए ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना है, ये पॉइंट याद रखिए। नोट ही तो पढ़ना है गुरुजी, नोट ही तो पढ़ना है। आवेश के कारण किसी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो पीछे बता दिए हैं। और देखिए द्विध्रुव के कारण क्या होता है, घन के समानुपाती होता है। किसके, घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। घन के, द्विध्रुव पूछेगा, द्विध्रुव एकदम रट लीजिए, द्विध्रुव जो है वो घन, द्विध्रुव घन, और आवेश कहेगा तो वर्ग। अगला एक और सवाल पूछा जाएगा आपसे, एक और सवाल। द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता की जो दिशा होती है वो ऋण आवेश से धन आवेश की होती है। किसकी ओर, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। और जब ऋण से धन होता है तो हम क्या कह सकते हैं कि द्विध्रुव की दिशा में होती है, द्विध्रुव अघूर्ण की दिशा में होती है, क्योंकि द्विध्रुव अघूर्ण की भी तो दिशा माइनस से क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। और अगर यही कह देगा निरक्षीय में कह देगा तो उल्टा, निरक्षीय में कह देगा तो प्लस से माइनस की ओर, और प्लस से माइनस कहेंगे तो द्विध्रुव के विपरीत दिशा में कहेंगे, द्विध्रुव अघूर्ण के विपरीत दिशा में कहेंगे। जैसे देखिए आगे ये पॉइंट आपको पढ़ने को मिलेगा। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता की जो दिशा होती है वो धन आवेश से कहाँ होती है, ऋण आवेश की ओर होती है, अतः द्विध्रुव अघूर्ण के विपरीत दिशा में होती है। किस दिशा में, विपरीत दिशा में। अगला देखिए, जब अक्षीय स्थिति में हो गया माइनस से प्लस, यानी इधर दिशा हो गया माइनस से प्लस, और निरक्षीय स्थिति में हो गया प्लस से माइनस,
यानी इसकी दिशा हो गया इधर और इसकी दिशा इधर हो गया, दोनों रेखाओं के बीच का कोण कितना बन रहा है, एक रेखा इधर है एक रेखा इधर है, सब लोग बता देंगे दोनों के बीच का कोण। तो भाई साहब इसको उठाते हैं और इसको यहाँ पर ला देते हैं, तो इसके बीच का कोण कितना बन रहा है 180 डिग्री। विद्युत द्विध्रुव कारण अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता के बीच का कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए ओह कहाँ चल गए हम लोग, बड़ी आगे निकल गए क्या। ओहो तो इससे पढ़ने में मन लगाना है, इस बार दिखा देना है कि हम भी किसी से कम नहीं, इतना तैयारी इतना मेहनत करना है कि अफसोस नहीं रहे कि हाँ ये थोड़ा सा पढ़ लेते तो आ जाता, ये थोड़ा सा छूट गया। अफसोस नहीं कीजिए, 3-4 महीने जो है डिब्बा डिब्बी का खेल बंद करना है। ठीक है, चलिए विद्युत फ्लक्स का एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि, अदिश राशि। इसका सही मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ठीक है, और इसकी बीमा याद रखना है एम एल के पावर में 3 टी इनवर्स 3 और माइनस आई इनवर्स। ठीक है ना, एकदम याद रखिए। विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, ठीक है, अदिश राशि। इसका एक और मतलब मात्रक बताए थे आपको, वोल्ट इंटू मीटर। देखिए आ गया, विद्युत फ्लक्स का व्यवहारिक मात्रा क्या होता है, वोल्ट इंटू मीटर। और वोल्ट प्रति मीटर किसका होता है, विद्युत क्षेत्र का। किसका होता है, विद्युत क्षेत्र का होता है, याद रखिएगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का। अच्छा ये बताइए हमसे वोल्ट इंटू कुलाम का, वोल्ट इंटू कुलाम किसका मात्रक होता है। सब लोग कमेंट करके बताएंगे। वोल्ट इंटू कुलाम, जो भी वीडियो देख रहे हैं, वोल्ट इंटू कुलाम किसका मात्रक है, वोल्ट इंटू कुलाम, सब लोग बताएंगे। जब विद्युत क्षेत्रफल सदिश की दिशा में हो तो विद्युत फ्लक्स महत्तम होता है। क्या मतलब है सर, क्या मतलब है सर, तो देखिए जब थीटा 0 डिग्री हो, विद्युत क्षेत्र और ये क्षेत्रफल सदिश दोनों के बीच एक ही दिशा में हो तो थीटा का मान कितना होता है 0 डिग्री। जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, एक। और आपको भी मान है कि कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, और 1 जो है कॉस का महत्तम मान है और कॉस का न्यूनतम मान कितना है -1। चलिए, विद्युत क्षेत्रफल की दिशा के लंबवत हो तो निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है, 0 होता है। क्यों, क्योंकि थीटा 90 डिग्री तो कॉस 90 डिग्री होगा तो विद्युत फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। तो विद्युत फ्लक्स 0 कब होता है, जब लंबवत हो। महत्तम कब होता है, जब दिशा में हो। याद रहेगा, ठीक है। चलिए ये याद रखिएगा, गॉस के प्रमेय का ये वाला, ठीक है ना। गॉस का प्रमेय कितना होता है, तो आएगा कि विद्युत फ्लक्स गॉस के प्रमेय के अनुसार विद्युत फ्लक्स जो है, विद्युत फ्लक्स समानुपाती होता है आवेश के। किसके अनुसार, गॉस के नियम के अनुसार। गॉस के नियम के अनुसार आवेश समानुपाती होता है विद्युत फ्लक्स के। 1/ε को क्या रख देंगे, तो आपको हम उसको रख देंगे कांस्टेंट। चलिए अगला देखिए, ये याद रखना है, अनंत लंबे आवेशित रैखिक चालक तार के कारण किसी बिंदु पर अनंत लंबे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 1/2πε0 2 λ/r। ठीक है, याद रखिए। आज का चीज़ कॉपी में आप आज बनाएंगे, आज लिखेंगे। इसका नोट्स अलग बना लीजिए, एकदम जो है सवाल आपको हम कंफर्म बता रहे हैं, यहाँ से कहीं फालतू नहीं आएगा। आवेशित चालक के सतह के कारण विद्युत तीव्रता चालक सतह के क्षेत्रफल से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, पूछा कभी नहीं है और ना किसी आपको किताब में आपको देखने को मिलेगा, और जो यहाँ मिलेगा वो अलग जगह नहीं मिलेगा। यदि दिया गया बिंदु चालक सतह के समीप हो तो प्रत्येक बिंदु पर विद्युत तीव्रता का मान कितना होता है, समान होता है। फिर से, यदि दिया गया बिंदु चालक सतह के समीप हो, ठीक है, तो प्रत्येक बिंदु पर विद्युत तीव्रता का मान कितना होता है, समान होता है। कितना होता है, समान, असमान, समान। चलिए चैप्टर आपका जो है कंप्लीट हुआ। थोड़ी सी इसकी जो है आपको हम बता देते हैं। आवेश का संकेत कितना होता है, क्यू। मात्रक कितना होता है, कूलाम। रैखिक घनत्व को किससे सूत्र करते हैं, लैम्डा से। मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर। ठीक है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा,
संकेत, मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, आवेश का आयतन घनत्व, ठीक है, रो क्या होता है, रो होता है, और कूलाम प्रति मीटर क्यूब। विद्युत तीव्रता का संकेत ई, एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट इनटू मीटर। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स जो है वो है फाई, सूचित करते हैं। मात्रक 2 होता है, ठीक है। विद्युत बल एफ, मात्रक न्यूटन। द्विध्रुव आघूर्ण पी या म्यू से, कूलाम इंटू मीटर या डेबाई। बल आघूर्ण टॉर्क, मात्रक न्यूटन इंटू मीटर। चलिए डे 1 का पहला क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, इतना पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अगले वीडियो में सेकेंड चैप्टर की जो है आपको ऐसी थ्योरी मिलेगी, ठीक है। कल हम लेकर आएंगे या तो सेकेंड चैप्टर की थ्योरी या फिर फर्स्ट चैप्टर की PYQ, और आज जो पढ़ाए हैं उसको कल कंप्लीट करके आप बैठे रहेंगे, ठीक। हाँ चलिए, तो शेयर को जल्दी भी, सेशन को जल्दी से आप लाइक करेंगे, क्या करेंगे, लाइक, ठीक है। दोस्तों को बताएंगे कि ज्वाइन करो जल्दी से, ठीक है। जितने भी गांव में पढ़ने वाले छात्र हैं, ठीक है ना। हाँ, पूरा सेशन इनका मतलब ऐसे ही निकल गया है, घूम फिर कर, अयासी करके, घूम के, आवारागिरी करके, ठीक है, गोलगप्पे खाकर और दशहरा मेला देखकर। सभी को बताना है कि सर जो है फॉर्म में आ चुके हैं, अभी फॉर्म में आ जाइए, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई शिकवा, कोई गिला नहीं। चलिए, थैंक यू सभी लोगों को, अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।